नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। जब भी देश में किसी बड़े विभाग या फिर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आती है तो पहला सवाल तो उठता है कि नैतिक जिम्मेदारी किसकी है और इस्तीफा किसका होगा। नीट और यूजीसी नेट की धांधली के बाद सड़कों से लेकर संसद तक एक ही मांग गूंजी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन सवाल यह है कि इतने भारी राजनीतिक दबाव, छात्रों के विरोध और मीडिया की हलचल के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ है और क्या आने वाले दिनों में भी उन्हें हटाया जाएगा या फिर नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम निष्पक्ष रूप से उन 5 बड़े राजनीतिक और रणनीतिक कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा अब तक नहीं लिया है। कारण नंबर 1, विपक्ष के दबाव के आगे ना झुकने का पैटर्न। दबाव की राजनीति बनाम सरकारी रुख। अगर आप बीते एक दशक की राजनीति को देखें तो केंद्र सरकार का एक बहुत ही स्पष्ट रुख है, विपक्ष के हमलावर होने या फिर मांग करने पर तुरंत किसी मंत्री का इस्तीफा ना लेना। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। विपक्ष का मनोबल। सरकार का मानना होता है कि अगर विपक्ष के दबाव में इस्तीफा ले लिया गया तो उसे विपक्ष की जीत माना जाएगा और वो हर मुद्दे पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करने लगेगा। गलती की स्वीकारोक्ति। तुरंत इस्तीफा कराने का मतलब ये होता है कि अगर सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि पूरी चूक और धांधली के लिए मंत्री ही जिम्मेदार थे। कारण नंबर 2, ओडिशा चुनाव में ऐतिहासिक जीत और संगठन में बड़ा कद। दूसरा कारण यह है कि ओडिशा की हालिया राजनीति और धर्मेंद्र प्रधान का संगठनात्मक वजन। 2024 के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने ओडिशा में 24 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हराकर इतिहास रचा है और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे धर्मेंद्र प्रधान की लंबे समय से की जा रही राजनीतिक फील्डिंग और संगठन कौशल को माना जाता है। सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण। वो ओडिशा से आने वाले एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं। ओडिशा में पहली बार सरकार बनाने के तुरंत बाद राज्य के इतने बड़े और प्रभावकारी चेहरे का इस्तीफा लेना पार्टी के लिए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भारी पड़ सकता है। कारण नंबर 3, संकट के समय प्रशासनिक निरंतरता और सुधार का रोडमैप। सिस्टम सुधार की प्राथमिकता। जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे तो सरकार का ध्यान चेहरा बदलने से ज्यादा डैमेज कंट्रोल और सिस्टम सुधार पर केंद्रित रहा। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के पद पर रहते हुए कई बड़े कदम उठाए। एनटीए महानिदेशक को हटाना, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव किया गया। दूसरा, हाई लेवल सुधार समिति। पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। नंबर 3, जांच और कानून। मामले को तुरंत सीबीआई को सौंपा गया और नया एंटी पेपर लीक कानून अधिसूचित किया गया। आला कमान का मानना था कि संकट के ठीक बीच में मंत्री को हटा देने से सुधार प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी और प्रशासनिक असमंजस पैदा हो सकता था। कारण नंबर 4, संकट मोचक की छवि और शीर्ष नेतृत्व का भरोसा। धर्मेंद्र प्रधान को सत्ताधारी दल के प्रमुख ट्रबल शूटर यानी कि समस्या सुलझाने वाले नेताओं में गिना जाता है। उज्ज्वला योजना। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन का श्रेय उन्हें मिला, जो चुनाव दर चुनाव एक बड़ा वोट कैचर साबित हुआ। संगठनात्मक जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अहम राज्यों के चुनाव प्रभार में उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वो एक ऐसे नेता रहे जो आलाकमान के हर निर्देश का मजबूती से पालन करते हैं, लेकिन संकट के समय पार्टी अपने पुराने और भरोसेमंद कैडर के साथ खड़ी नजर आई। कारण नंबर 5, गठबंधन सरकार के समीकरण और आगे की राह। क्या आगे भी पद पर बने रहेंगे? मौजूदा संकट में भले ही इस्तीफा टल गया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में कोई फेरबदल नहीं होगा। नंबर 1, कैबिनेट पुनर्गठन यानी रीशफल। जब भी सरकार में अगला बड़ा फेरबदल या फिर मंत्रालय का बंटवारा होगा तो उन्हें किसी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास आदि की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा नंबर, संगठन में वापसी। ओडिशा में अपनी सरकार बनने के बाद राज्य की भावी राजनीति या फिर केंद्र संगठन में उनकी बड़ी भूमिका भी तय की जा सकती है। इसे आसान शब्दों में समझे तो संकट के समय इस्तीफा देकर सरकार कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन आने वाले समय में उन्हें किसी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में रीअसाइन जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा गणित कि भारी विरोध के बाद भी इस्तीफा आखिर क्यों नहीं हुआ।
राजनीति केवल नैतिक सिद्धांतों से नहीं बल्कि रणनीतिक फैसलों, चुनावी समीकरणों और संगठनात्मक प्राथमिकताओं से भी तय होती है। आपकी इस पर क्या सोच है? क्या इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बाद शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था या फिर सरकार का सिस्टम सुधार पर जोर देने का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही गहराई से भरे एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।